हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो हमने राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट के बारे में, इस लॉ को हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से आगे इसी चैप्टर में आगे जो टॉपिक है उनमें जानेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको याद रखना है राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसको आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या क्या बताया राउल्स ने अपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए? तो कहते हैं द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में कहा गया है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है वो उस सॉल्यूशन में ऐड किए गए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है। जैसा कि आप जानते हो कि जब भी कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में क्या आ जाती, कमी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि जो उनका रिलेटिव सरफेस एरिया होता है वो क्या करता है, डिक्रीज़ कर जाता है, जिससे कम मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होते हैं और वेपर प्रेशर में हमें कमी देखने को मिलती है। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो रिलेटिव लोअरिंग होती है, ठीक है, किस चीज़ में, वेपर प्रेशर में, वो उसमें ऐड किए गए सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन यानी आपने उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट ऐड करा है, सॉल्यूशन के हिसाब से आपने उसमें कितना सॉल्यूट ऐड करा है, उसको यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करा गया है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के इक्वल होती है। ठीक है, अगर हम कह दें कि जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपका सॉल्वेंट है प्योर स्टेट में, उसका वेपर प्रेशर आपका P है, P0 है। ठीक है, और जब हमने उसका सॉल्यूशन बनाया यानी इसमें जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आ गई और वो वेपर प्रेशर हमने यहाँ पर क्या मान लिया बेटा, P। तो आपसे पूछा जाए कितनी कमी हो गई वेपर प्रेशर में, तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज़्यादा था, जब सॉल्यूशन बनाया उसी चीज़ का नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के साथ, उसके वेपर प्रेशर में कमी आई। तो कमी कितनी आई, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, P0 से P को माइनस करना होगा, और इस चीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आपसे पूछा जाए रिलेटिवली कितनी कमी आई, तो रिलेटिवली किसके रिस्पेक्ट में, जब वो प्योर फॉर्म में था तब उसके कंपैरिजन में रिस्पेक्ट में कितनी कमी आई। तो जिस चीज़ को आप रिस्पेक्ट में बताते हो मतलब उससे क्या कर रहे होगे, डिवाइड कर रहे होगे। यानी जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो क्या होगी, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आपको डिवाइड करना हो किससे, उस सॉल्वेंट के प्योर फॉर्म से, यानी P0 माइनस P डिवाइडेड बाई P0 को हम लोग क्या नाम देने लगते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो राउल्स लॉ क्या कह रहा है, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है, सॉल्यूशन की, वो उसमें ऐड किए गए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की क्या होगी, इक्वल होगी। तो वही चीज़ कहा गया है यहाँ पर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, स्मॉल m यानी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से डिवाइड करना होगा। ये क्या आ गया आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन टर्म ऑफ मोल। ठीक है, तो P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ पर स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, कैपिटल N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, P0 क्या है, वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में, और P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जब उसका नॉन वॉलेटाइल के साथ क्या बना लिया गया, सॉल्यूशन बना लिया गया, तब उसका वेपर प्रेशर क्या रहा। ठीक है, फिर कहते हैं फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैन बी निगलेक्टेड इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड मतलब उसमें जो सॉल्यूट है बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अगर इतनी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो इसका मतलब अगर हम टोटल सॉल्यूशन लें और टोटल सॉल्यूशन से अगर हम सॉल्यूट को कंपेयर करें, ठीक है, तो सॉल्यूट के मोल जो होंगे उसमें क्या होंगे, एकदम ना के बराबर होंगे। इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब टोटल जो सॉल्यूशन है उसमें हम सॉल्यूट के मोल को निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। यानी टोटल मोल से हम सॉल्यूट के मोल को निगलेक्ट कर सकते हैं, कब, जब सॉल्यूशन आपका बहुत ही क्या है, डाइल्यूटेड है।
ठीक है। इट इज़ द राउल्स लॉ फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इसी फॉर्मूले को हम लोग नाम देते हैं राउल्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है बेटा इसी में मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन, यानी राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के थ्रू आप मॉलिकुलर वेट किस तरह से डिटरमाइन करोगे, तो कहते हैं वी कैन डिटरमाइन द मॉलिकुलर वेट बाय यूजिंग राउल्स लॉ। In case of dilute solution, the Raoult's law will be P naught minus P upon P naught is equal to small n upon capital N। ठीक है, जहाँ स्मॉल n आपकी मोल ऑफ सॉल्यूट है और कैपिटल N क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट है। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमने सॉल्यूट के मोल को क्या मान लिया, गिवन मास स्मॉल w अपॉन मोलर मास स्मॉल n। इस तरह से सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल W अपॉन कैपिटल N। ठीक है, और इसको जब आप अरेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू, ये कैपिटल M कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी स्मॉल w कैपिटल M अपॉन स्मॉल m कैपिटल W। ठीक है, तो ये राउल्ट्स लॉ है किस फॉर्म में, इन टर्म ऑफ मॉलिकुलर वेट। ठीक है, और मोलर मास के फॉर्म में। ठीक है, वेयर स्मॉल m कैपिटल M इसका मोलर मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, स्मॉल w और कैपिटल W मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। ठीक है, अब बात कर लेंगे लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, यानी कि राउल्ट्स लॉ किन किन जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, या हम राउल्ट्स लॉ को कहाँ का अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इट इज़ एप्लीकेबल टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो राउल्ट्स लॉ होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल होता है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन पे राउल्ट्स लॉ क्या करता है, वेरिएशन यानी डेविएशन शो करता है, चेंजमेंट शो करता है। सेकंड है इट इज़ एप्लीकेबल टू आइडियल सॉल्यूशन ओनली। ठीक है, ये सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन पे ही एप्लीकेबल होता है और रियल सॉल्यूशन पे जो डेविएशन शो करता है। अभी आइडियल और रियल सॉल्यूशन के बारे में आगे हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सॉल्यूट विच डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्वेंट। ये उन सॉल्यूट के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर वो अपने आयनों में डिसोसिएट कर जाएं या वो कंबाइंड करके, ठीक है, एसोसिएट कर जाएं, उनके ऊपर ये आपका एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से राउल्ट्स लॉ किन चीज़ों एप्लीकेबल नहीं है, यानी हम राउल्ट्स लॉ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इसकी लिमिटेशन बन जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है जो कि राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से रिलेटेड है। इस न्यूमेरिकल में आपसे कहा गया है सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन 50 ग्राम ऑफ ईथर, और ईथर कौन सा है, C2H5O C2H5 यानी डाईएथाइल ईथर, हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 410 mm of Hg at 293 Kelvin। Given that the vapor pressure of ether at the same temperature is 442 mm of Hg, कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, आपसे कहा गया है बेंजोइक एसिड जो कि 6 ग्राम है को 50 ग्राम ईथर यानी डाईएथाइल ईथर में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है, और जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर कितना दे दिया, 410 mm दे दिया है। ठीक है, साथ में आपसे कह रहा है कि जब ईथर अपने प्योर फॉर्म में था उसी टेम्परेचर पर, तब उसका वेपर प्रेशर कितना था, 442 mm था। ठीक है, तो कह रहा है कि जो बेंजोइक एसिड है उसका मॉलिकुलर मास क्या होगा। तो सबसे पहला काम है आपको गिवन क्या क्या है, तो आपसे कह रहा है मास ऑफ बेंजोइक एसिड जो कि सॉल्यूट है क्योंकि लेस क्वांटिटी में है। ठीक है, ईथर आपका 50 है तो ये आपका कितना 6 ग्राम है, यानी मास ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूट आपको 6 ग्राम दे दिया है। मास ऑफ ईथर जो कि एक सॉल्वेंट है का मास कितना दे दिया है, 50 ग्राम दे दिया है। आप मोलर मास ऑफ ईथर निकाल लो क्योंकि उसका फॉर्मूला आपको गिवन है। तो जो मोलर मास ऑफ ईथर जब आप उसके फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 74 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, साथ में आपसे कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते थे, वो आपको कितना दे दिया है, 410 mm। और जब ईथर अपने प्योर फॉर्म में था, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ईथर जिसको प्योर फॉर्म में था, तो प्योर फॉर्म में क्या लेते हैं हम लोग, P नॉट, जो कि कितना है आपका 442 mm है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको गिवन है, और कैलकुलेट क्या करना है आपको बेटा, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड यानी स्मॉल m आपको कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। तो मोलर मास आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब राउल्ट्स लॉ आपको मास और मोलर मास वाले को अप्लाई करना होगा, यानी P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू क्या होता है राउल्ट लॉ, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो हमने इसको मास और मोलर मास के फॉर्म में चेंज कर लिया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल M स्मॉल कैपिटल W स्मॉल m। ठीक है, अब ये वैल्यू आप रख देंगे सारी वैल्यू चूँकि आपको गिवन है। तो P नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 442 है, P की वैल्यू कितनी है 410 है। ठीक है, साथ में स्मॉल w यानी मास ऑफ सॉल्यूट है 6 ग्राम, कैपिटल M यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है जो कि बेंजोइक एसिड है, ईथर है, और ईथर का आपने कितना निकाल लिया 74 अपॉन
कैपिटल डब्ल्यू जो कि आपका मास ऑफ आपका सॉल्वेंट है जो कि 50 ग्राम है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी स्मॉल एम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसको वैल्यू रखा और इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पे आपने देखा जो वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी 122.65 ग्राम मोल इनवर्स, यानी मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड जो है वो आपको कितना होता है 122.65 ग्राम मोल इनवर्स होता है। तो ये आप न्यूमेरिकल है जो राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में।